नमस्कार दोस्तों, किस्सा गोई में आपका स्वागत है। किस्सा गोई में आज की पेशकश है कफन कहानी। प्रेमचंद द्वारा लिखी गई यह कहानी उनके आखिरी दौर में लिखी गई है। आप अक्सर देखते होंगे कि उनकी कहानियों में जीवन की वास्तविकता तो दिखाई देती है, यथार्थ तो दिखाई देता है कि जैसे उस समय का समाज था, जैसे गरीबी थी, जैसे भेदभाव था, असमानता थी, शोषण था, यह सब उनकी कहानियों में दिखाई देता है। पर अंत तक आते आते वो उनका कुछ समाधान खोज लेते थे जो असल जिंदगी में दिखाई नहीं देता। या तो लोगों का हृदय परिवर्तन हो जाता था या तो कुछ और समाधान वह अपनी कहानियों में ढूंढ लेते थे। पर कफन कहानी तक आते आते उनको यह समझ में आ चुका था कि यह सिर्फ कहानियों में ही समाधान संभव है, क्योंकि असल जिंदगी में लोग वैसे ही पीड़ित हैं, शोषित हैं, परेशान हैं। उनको असल जिंदगी में समाधान नहीं होता हुआ दिखाई दिया। और शायद यही वजह रही कि प्रेमचंद अब दिखाना चाहते थे कि वह भी अब कहानियों में वह अंत तक उस वास्तविकता को दिखाएंगे। और कफन कहानी का अंत ऐसे ही हुआ है। आप पूरी कहानी पढ़ेंगे, सुनेंगे तो जानेंगे कि गरीबी किस हद तक मनुष्य को संवेदनहीन बना देती है। यह कहानी है घीसू और माधव नाम के दो व्यक्ति की। घीसू माधव पुत्र है और घीसू उसका पिता है। दोनों बहुत गरीब हैं। सालों से वो लोग ठीक से खाना नहीं पाए, उनका पेट नहीं भर रहा है। और जो माधव की पत्नी है वह गर्भवती है, उसको पीड़ा हो रही है। और यह दोनों बाहर बैठ के सुन रहे हैं और शायद कुछ उनके पास कुछ थोड़ा सा ही खाने का है। और वह इस लालच में वह अपनी पत्नी को देखने भी नहीं जा रहा है कि उसका पिता कहीं वो आलू ना खा ले। और फिर अंत में वही होता है, उसकी पत्नी मर जाती है। इनके पास कफन तक के पैसे नहीं हैं। किसी तरह ये लोग मांग के कफन के पैसे जुटाते हैं, पर उसका भी ये लोग कफन नहीं खरीदते हैं। आगे देखते हैं कहानी में वो लोग क्या करते हैं उस पैसे का। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं कहानी। कफन कहानी। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं। और अंदर बेटे की जवान बीबी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही थी। रह रह कर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी। प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई। सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख तो आ। माधव चिढ़ कर बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देखकर क्या करूं। तू बड़ा बेदर्द है बे। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसे के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझको उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव इतना कामचोर था कि आधे घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता। इसीलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की नाकसम थी। जब 2-4 फाके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच आता। और जब तक वह पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। जब फाके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियां तोड़ते या मजदूरी की तलाश करते। गांव में काम की कमी नहीं थी। किसानों का गांव था। मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे। मगर इन दोनों लोग को लोग उसी वक्त बुलाते जब दो आदमियों से एक का काम भी पाकर संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा ना होता। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत ना होती। या तो इनकी प्रकृति थी। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं। फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता को ढाके हुए जीते थे और खाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई भी गम नहीं। दीन इतने की वसूली की बिल्कुल आशा ना रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे ही देते थे।
मटर आलू की फसल में दूसरों के खेत से मटर या आलू उखाड़ लाते थे और भून भान कर खा लेते, या 10-5 ऊख उखाड़ लाते और रात को चूसते। घीसू ने इसी आकाशवृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी, और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप के ही पदचिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अल्लाह के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो किसी के खेत से खोद कर ही लाए थे। घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल ही हुआ था। जब से औरत आई थी, उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी। पिसाई करके या घास छीलकर वह सेर भर आटे का इंतजाम कर लेती थी, और इन दोनों बेगैरतों का दोजक भी भरती रहती थी। जब से वह आई, यह दोनों और भी आलसी और आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। दोनों को कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्ब्याज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी, और यह दोनों शायद उसी इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सो पाएं ये लोग। घीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जा जाकर देख तो, क्या दशा है उसकी। चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपए मांगता है। माधव को भय था कि अगर वह कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहां जाते डर लगता है। डर किस बात का, मैं तो यहाँ हूं ही। तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं, और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं। जिसका मुंह कभी नहीं देखा, आज उसका उघड़ा बदन देखूं मैं। उसे तन की भी सुध ना होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी ना पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ, कोई बाल बच्चा हो गया होगा तो क्या होगा। सोंठ गुड़ तेल भी तो नहीं है घर में। सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे तो। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे हैं, वे ही कल बुलाकर रुपए देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कुछ ना था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा बेड़ा पार ही लगाया ना। जिस समाज में दिन रात मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी ना थी, और किसान के मुकाबले में वे लोग जो किसान की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे, कहीं ज्यादा संपन्न थे। वहां इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात ना थी। हम तो कहेंगे, घीसू किसानों से कहीं ज्यादा विचारवान था, और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठक बाजों की कुत्सित मंडली में शामिल। हाँ, उसमें यह शक्ति ना थी कि बैठक बाजों के नियम और नीति का पालन करता। इसीलिए जहां उसकी मंडली के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे यह तस्कीन तो थी ही कि अगर वह फटे हाल है तो कम से कम उसे किसानों की जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और उसकी सरलता और निरीहता से दूसरे लोग बेजा फायदा तो नहीं उठा लेते हैं। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ खाया नहीं था, इतना सब्र ना था कि उन्हें ठंडा होने दें। कई बार दोनों की जबानें भी जल गईं। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा तो बहुत ज्यादा गर्म ना मालूम होता था, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का जबान और हलक को तालू को जला देता था। और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इसी में था कि वह अंदर पहुंच जाए। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान थे, इसलिए दोनों जल्दी जल्दी निकल जाते थे। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू भी निकल आते। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई, जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी, वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी, और आज भी उसकी याद ताजा थी। बोला, वह भोज नहीं भूलता मैं। तब से फिर उस तरह का खाना भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूड़ियाँ खिलाई थी, सबको, छोटे बड़े सबने पूड़ियाँ खाई, और असली घी की। चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोका टोकी नहीं थी, जो चीज मांगो और जितना चाहे खाओ।
लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी ना पिया गया। मगर परोसने वाले हैं कि पत्थर में गर्म गर्म गोल गोल सुवासित कचौड़ियां डाल देते हैं, मना करते ही नहीं। पत्तल पर हाथ से रोके हुए हैं, मगर वह है कि दिए जाते हैं। और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा ना हुआ जाता था, चटपट जाकर कंबल पर लेट गया। ऐसा दिल दरियाव था वह ठाकुर। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, हमें अब कोई ऐसा भोज ही नहीं खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा, वह जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफायत सोचती है। शादी ब्याह में खर्च मत करो, क्रियाकर्म में मत खर्च करो। पूछो, गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे? बटोरने में तो कमी नहीं है, हाँ खर्च करने में किफायत सोचती है। तुमने 20 एक पूड़ियां तो खाई ही होंगी। 20 से ज्यादा खाई थी, मैं 50 खा जाता। 50 से कम मैंने भी ना खाई होंगी। अच्छा पट्टा था, तू तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट में डाले सो रहे, जैसे दो बड़े बड़े अजगर गेंडुलिया मारे पड़े हों। और बुधिया अभी तक कर रह रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी। सारी देह धूल से लथपथ हो गई थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया। फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए और आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे। मगर ज्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन की लकड़ी की फिक्र भी तो करनी थी। घर में पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटा रोते हुए जमींदार के पास गए, मगर वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे, चोरी करने के लिए, वादे पर काम ना करने के लिए। पूछा, क्या है घिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखाई भी नहीं देता। मालूम होता है इस गांव में रहना ही नहीं चाहता। घिसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार, बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घर वाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे, दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया। मुदा वह हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी नहीं रहा मालिक, तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ, आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा? हमारे हाथ में जो कुछ था वह सब दवा दारू में उठ गया। सरकार की ही दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं? तो दोस्तों आज यहीं तक। अब हम अगले भाग में देखेंगे क्या उसको कफन के पैसे मिलते हैं और क्या वह बुधिया का अंतिम संस्कार कर पाता है कि नहीं। तब तक के लिए नमस्कार।